Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. Here in this video, we are continuing with our current affair with regard to economics, जिसे हम कवर कर रहे थे ओनली IAS की उड़ान 500 प्लस करंट अफेयर मैगजीन से। यहाँ पे हम लोग 9th हेड कवर कर रहे हैं। आपका 9th हेड हम लोगों ने कवर कर लिया था। 9th हेड कंटिन्यूएशन में चल रहा है न्यूज़ इन शॉर्ट। तो यहाँ पे हम लोग लास्ट कुछ टॉपिक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स तक देख चुके थे। आगे हम लोग बात करेंगे स्कोर 2.0 से कुछ टॉपिक्स और हम फर्दर देखेंगे। इसी तरीके से यहाँ पे हम 9th हेड कंप्लीट करेंगे। 9th हेड में बहुत सारे टॉपिक आपने देखा, नाम में ही लिखा है न्यूज़ इन शॉर्ट। तो वाई दीज टॉपिक आर इन न्यूज़, इनके पीछे का स्टैटिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। तो एक बार हम ये चीज़ें सारी देख लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास स्कोर 2.0। स्कोर 2.0 की अगर हम फुल फॉर्म देखें तो S स्टैंड फॉर सेबी, CO स्टैंड फॉर कंप्लेन, RE स्टैंड फॉर रिड्रेस एंड SS सिस्टम। तो सेबी कंप्लेन रिड्रेस सिस्टम, सेबी के बारे में हम पहले भी वीडियो में करंट अफेयर में देख चुके हैं। इट इज़ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी मार्केट को रेगुलेट करने का काम, कंट्रोल करने का काम जो है ये करता है। तो रिसेंटली सेबी ने क्या करा है, एक नया अपना कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम लॉन्च करा है बाय स्कोर 2.0, ताकि अगर कोई भी इन्वेस्टर की कंप्लेन हो वो थोड़ा सा फास्ट ट्रैक वे में कंप्लेन यहाँ पे आ सके और टाइमली जो है आप उसे रिजॉल्व कर सको। राइट, सो दिस इज़ अबाउट स्कोर 2.0। ये क्यों न्यूज़ में था? ये एक नया वर्जन है कंप्लेंट रिड्रेसल सिस्टम का, ताकि इन्वेस्टर की कंप्लेन को आप रिड्रेस कर सको सिक्योरिटी मार्केट के रिगार्डिंग। ये एक सेंट्रलाइज ग्रीवियंस सिस्टम है सेबी का, जहाँ पे इन्वेस्टर जो है वो कंप्लेन लॉन्च कर सकता है, फॉलो अप कर सकता है अपनी कंप्लेन को, अपना कंप्लेन का स्टेटस ट्रैक कर सकता है। राइट, ताकि उसकी कंप्लेन जो है वो कहीं से भी वो ऑनलाइन, मतलब कहीं से भी उसको क्या कर सके, ट्रैक कर सके। इसमें आपका KYC रजिस्ट्रेशन से जो है वो इंटीग्रेट करा जाएगा, ताकि आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कंपैरेटिवली आसान हो जाए। इससे होगा क्या, देखिए इससे बेनिफिट अगर हम देखें, बेनिफिट अगेन प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे कंप्लेन की आप ऑटो रूटिंग कर पाओगे। राइट, इसके अलावा हम यहाँ पे टाइम को कम कर पाएंगे, जो कंप्लेन फाइल करना और कंप्लेन का रिड्रेसल होना, तो टाइम लाइन्स जो हैं वो कम हो जाएंगी कंपैरेटिवली। यहाँ पे बात की जा रही है 21 कैलेंडर डेज़ के अंडर कंप्लेन को रिड्रेस जो है वो करा जाएगा। कंप्लेन के आने से लेके रिड्रेसल में 21 कैलेंडर डेज़ के अंदर आप उसको सॉल्व कर दोगे, आप रिव्यू कर पाओगे चीज़ों को, और यहाँ पे आप KYC से रजिस्ट्रेशन करके KYC से लिंक करके उसको चलोगे। राइट, आगे देखते हैं, फर्दर बात करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा जो टॉपिक है इसमें स्वच्छता पखवाड़ा। अब स्वच्छता नाम से समझ में आ रहा है क्लीनिनेस की बात है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर ने लॉन्च करा स्वच्छता पखवाड़ा 16 से 30 अप्रैल 2024 तक। अगेन ये तो क्वेश्चन में नहीं आएगा। अब स्वच्छता पखवाड़ा है क्या? देखिए स्वच्छता पखवाड़ा जो है ये लॉन्च किया गया था 2016 में बाय मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। अभी क्या है, ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति नाम से जानी जाती है। सो यहाँ पे आप क्या बात करोगे, यहाँ पे आप क्लीनलीनेस इशू को डील करोगे, जिसमें आप बहुत सारी अलग अलग मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट्स को बुलाओगे ताकि क्लीनलीनेस पे फोकस करा जा सके। राइट, ये स्वच्छता पखवाड़ा 2016 से स्टार्ट हुआ था, बट आपको एक और इम्पॉर्टेंट मिशन याद होगा, दैट इज़ स्वच्छ भारत मिशन। राइट, स्वच्छ भारत मिशन आप लोगों को याद होगा। स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट किया गया था ऑन 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन 2 अक्टूबर 2014 को। राइट, यहाँ पे स्वच्छता की बात की जा रही थी रूरल एंड अर्बन दोनों एरिया में। रूरल एरिया को डेवलप करने की, अर्बन एरिया को डेवलपमेंट, अर्बन एरिया के स्वच्छ भारत मिशन में जो रोल था वो प्ले कर रही थी मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, एंड रूरल एरिया में मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जिसमें आप बात कर रहे थे ओपन डेफिकेशन का, टॉयलेट्स मतलब क्रिएट करने का, वेस्ट मैनेजमेंट का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप इस पर्टिकुलर मिशन में फोकस करके चल रहे थे। तो स्वच्छता पखवाड़ा अप्रैल 2016 में आया एक मिशन है अंडर स्वच्छ भारत मिशन। राइट, स्वच्छता पखवाड़ा अंडर स्वच्छ भारत मिशन के अंडर है, जहाँ पे आप स्वच्छता को प्रमोट करने की बात करोगे, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्री को आप इसमें इंगेज करके चलोगे। राइट, अलग अलग मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट को आप इंक्लूड करोगे कॉमन मिशन के अंडर। चलिए आगे बात करते हैं, इतना ही इंपॉर्टेंट है और कहानी इसकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट मिशन, प्रोजेक्ट ईशान। देखिए ईशान इनिशिएटिव है। सबसे पहले तो क्वेश्चन बन सकता है सीधा सीधा, ये मिशन है किसके बारे में? तो सबसे पहले आप इसकी फुल फॉर्म देखो, इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट इनिशिएटिव। इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट इनिशिएटिव। अभी आप ध्यान से देखेंगे, इंडिया में जो एयर ट्रैफिक मैनेज होता है ना, उसके लिए हमारे पास फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन्स जो हैं, हमारे जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन्स जो हैं वो 4 रीजन्स हैं, दैट इज़ दिल्ली, मुंबई,
दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मतलब जो आपकी फ़्लाइट का टाइम टेबल होता है, एयर ट्रैफिक वगैरह होता है, ये यहाँ से रेगुलेट होता है। कहाँ से होता है? ये 4 आपके FIRs हैं। FIRs यानी फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन जो रीजन्स हैं, तो ये दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में है। अब बात की जा रही है कि हम इसे सेंट्रलाइज़ कर देंगे। सेंट्रलाइज़ करके आप इसका एक ऑफिस नागपुर में बनाया है आपने, जहाँ से आप इसे मैनेज करेंगे, ताकि एक एयर ट्रैफिक का हार्मोनाइज सिस्टम आप कर सकें। ये सारे जितने भी आपके फ़्लाइट जो फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन रीजन्स हैं, इनको आप कंसोलिडेट कर दो, एक ही जगह कर दो, सेंट्रलाइज हो जाएगा ये। इससे क्या होगा, आपकी जो ट्रैवल टाइम है वो ज़्यादा एफिशिएंट रहेगा, जो कंजेशन है वो कम होगा, कैपेसिटी इन्हेंस होगी, ये सब बेनिफिट हमें इससे देखने को मिलेंगे। अब यहाँ एग्जैक्टली लिखा क्या है ये देख लेते हैं। मैंने आपको बता दिया, अगर वो पूछे प्रोजेक्ट ईशान किससे रिलेटेड है, तो एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है, जिसमें आप कोलैबोरेट कर रहे हो, कंसोलिडेट कर रहे हो 4 मेन आपके जो है फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन रीजन्स को। तो याद रखना, ऐसे डायरेक्टली ईशान पूछ ले और नहीं पढ़ा होगा तो आप तुक्का नहीं मार पाओगे, बट पढ़ा है थोड़ा बहुत भी तो यू विल बी कम टू द मतलब आप डायरेक्टली आंसर पे पहुंच जाओगे। तो ये आपके क्या है, इंडिया ने इनिशिएट करा है प्रोसेस, जिसमें आप 4 दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई को कंसोलिडेट कर रहे हो एक सिंगल एंटिटी में। और कहाँ पे इसको यूनिफाइड करके आप कंट्रोल कहाँ से करोगे? नागपुर से। बेनिफिट क्या है, आपके जो एयरलाइंस के ऑपरेशन है वो ज़्यादा बेटर रह पाएंगे, भीड़ भाड़ जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाएगी, जो ट्रैवल टाइम है वो कम हो जाएगा। ये इनिशिएटिव किसका है? मतलब प्लेन्स वगैरह के ट्रैफिक से रिलेटेड है, तो इट इज़ द इनिशिएटिव ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन्वाइट करा है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कि एक आप डिटेल प्रोजेक्ट इस तरीके से बनाइए जिसके थ्रू हम ये मैनेज कर सकें। एंड उस प्रोजेक्ट को क्या नाम दिया गया? ईशान नाम दिया गया, राइट। इन्हेंस करोगे एयर ट्रैफिक ऑपरेशन को अक्रॉस द नेशन, जिससे कि वो ज़्यादा एफिशिएंट हो सके, सेफ रह सके और कैपेसिटी जो है उसकी वो बढ़ सके, हैंडलिंग कैपेसिटी, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रैवल वो है वो करने में एबल हो। तो दिस इज़ अबाउट प्रोजेक्ट ईशान। अगली बात करते हैं इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज के बारे में। ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले बुलियन क्या होता है? बुलियन होता है आपके पास में सॉलिड फॉर्म में, फिजिकल फॉर्म में गोल्ड या सिल्वर का प्रेजेंट होना। जैसे बिस्किट्स वगैरह फॉर्म में आप देखते हो, तो उस फॉर्म में हमारे पास जब गोल्ड प्रेजेंट होता है या सिल्वर प्रेजेंट होता है, दैट इज़ नोन एज बुलियन। अब यहाँ पे आप बुलियन की एक्सचेंज की, बुलियन की ट्रांसफ़र की बात कर रहे हो, राइट। तो बुलियन एक्सचेंज सिस्टम को फैसिलिटेट करने के लिए यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंस करा है कि ये जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पहला बैंक बना है जो एक ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर है। मतलब ट्रेडिंग तो करेगा, इसके रिगार्डिंग एक होता है ट्रेड, एक होता है प्रॉपर क्लियरेंस कराना। कई बार कुछ लोग सिर्फ ट्रेडिंग पार्टनर होते हैं, ट्रेडिंग पार्टनर के साथ साथ यहाँ पे ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर, ये ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग दोनों का काम करेगा SBI ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। कहाँ पे है ये? अब इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज है क्या? पहली बात तो ये कहाँ पे है? गुजरात में है। ये जो है इंडिया का पहला बुलियन एक्सचेंज है, जिसको लॉन्च किया गया था 2022 में गुजरात में। जुलाई 29 में इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। कहाँ पे इसको लॉन्च किया गया था? गुजरात में। इसको मतलब क्या, किस चीज़ को फैसिलिटेट करने के लिए? गोल्ड के इंपोर्ट, प्राइस की डिस्कवरी, एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे ट्रेडिंग इकोसिस्टम में, इसके लिए इसको रेगुलेट करता है इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी। इसको रेगुलेट कौन करता है? इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस, IFCSA आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो दैट इज़ द फुल फॉर्म इज़ इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर अथॉरिटी जो है वो इसको यहाँ पे मैनेज करके चलता है। अब आगे इसमें देखते हैं, आप कह रहे हो कि ये जो ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर है, बुलियन बताया हुआ इन्होंने क्या होता है वो हमने देख ही लिया है। तो ट्रेडिंग कम मेंबर की जब हम लोग बात करते हैं, जस्ट वेट, तो ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर जो है एक रजिस्टर्ड मार्केट पार्टिसिपेंट होता है स्टॉक एक्सचेंज में, जो ट्रेडिंग एंड क्लियरिंग दोनों फंक्शन परफॉर्म करता है, राइट। सिर्फ जो ट्रेडिंग मेंबर होते हैं वो ओनली ट्रेडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, लेकिन ट्रेडिंग क्लियरिंग मेंबर आपकी ट्रेडिंग भी एग्जीक्यूट करेंगे और उन्हें सेटल करने का काम भी करेंगे। तो SBI ऐसा करने वाला पहला बैंक जो है वो बन गया है। क्लियर? चलिए आगे बात करते हैं। अगला टॉपिक है यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो। अब यहाँ पे आप 2 ऑर्गेनाइजेशन के नाम देख रहे हैं। नंबर 1 में हमें दिख रहा है यहाँ पे FSSAI एंड एपिडा। इन्होंने कोलैबोरेट करा है कि हम एक यूनिफाइड इंडिया ऑर्गेनिक लोगो बनाएंगे जो करेक्ट इंडिया के ऑर्गेनिक, जो इंडिया ऑर्गेनिक और जैविक भारत लोगो है उन्हें रिप्लेस करेगा। पहली बात, ऑर्गेनिक लोगो का बनाने का मतलब ये है ताकि हम डिफरेंशिएट कर पाएँ ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक फूड को, कि ये ऑर्गेनिक है ये नॉन ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक लोगो लगा होगा देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि वो ऑर्गेनिक गुड है। अब हमारे पास आता है एक ऑर्गेनाइजेशन, मैंने जिक्र किया, हालांकि वो डिटेल में एक्सप्लेन नहीं की गई है बट शॉर्ट में हम देख लेते हैं। FSSAI,
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको याद है बहुत अच्छी बात है फुल फॉर्म वगैरह, वरना अभी दोबारा से इसको रिपीट करो ताकि याद हो जाए। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपकी जो है ये फॉल करती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। कहाँ कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है ये आपको पता है? इस तरीके की स्टेटमेंट आ जाती हैं तो ये चीज़ें पता होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। FSSAI जो है, पहली बात तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसे आपने FSS फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट के थ्रू, जो कि 2006 में आया था, पार्लियामेंट में इसे पास कराया। तो जब पार्लियामेंट में पास हुई है तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर जाती है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। ये किस चीज़ के रिगार्डिंग काम करती है? देखिए, फूड के स्टैंडर्ड वगैरह सेट करने में, आपके लाइसेंस प्रोवाइड करने में, फूड के स्टैंडर्ड टेस्ट भी करोगे, सिटीजन्स तक पहुंचने का काम करोगे, इंस्पेक्शन वगैरह के थ्रू कंप्लाइंस बढ़ाओगे ताकि कि जो एडल्ट्रेशन एंड फूड में जो सेफ्टी वगैरह रहती है वो यहाँ पे रहे, अवेयरनेस बढ़े लोगों में अबाउट द फूड सेफ्टी एंड फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड। सो दिस इज़ अबाउट FSSAI। बहुत मतलब इतना भी बहुत है और ज़्यादा डिटेल में हमें कहानी नहीं जाननी है। उसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन जिसने कोलैब, इन दोनों ने मिल के अभी रिसेंटली ऑर्गेनिक लोगों की बात की है ना, तो व्हाट इज़ एपेडा? एपेडा इज़ एग्रीकल्चर एंड A इज़ एग्रीकल्चर, P इज़ प्रोसेस्ड फूड, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एग्रीकल्चर and P processed food, EDA is export development authority। एपेडा अगेन इज, एपेडा क्या है? एपेडा भी एक आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये भी एक एक्ट आया था, एपेडा एक्ट 1985 में, राइट। एपेडा एक्ट आया था 1985 में, जिसके थ्रू इसको फॉर्म किया गया। इसका भी हेडक्वार्टर हमें दिल्ली में देखने को मिलता है। ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर जाता है? इट फॉल्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ध्यान से देखेंगे, FSSAI था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड एपेडा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर। डन। चलिए, ये बात करेगा एक्सपोर्ट, मतलब एक्सपोर्ट की बात करेगा, एक्सपोर्ट ऑफ द शेड्यूल प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट होंगे जो पर्टिकुलरली इस एक्ट के अंडर मेंशन किए गए हैं। चलिए देख लेते हैं। तो ये क्या बात कर रहा है? द न्यू लोगो विल डिफरेंशिएट, ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट को नॉन ऑर्गेनिक प्रोडक्ट से क्या करेगा? डिफरेंशिएट करेगा। यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की बात की जाएगी ताकि आप इंडियन रेगुलेशंस जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग वो मेंटेन कर पाओ। अब ऑर्गेनिक लोगो लग गया है उस पर, इट मीन्स आपने सारे स्टैंडर्ड मीटअप करे हैं। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन क्या होता है? सर्टिफिकेशन तभी जब आप वो ऑर्गेनिक वाली जो बेसिक क्वालिटी है, रिक्वायरमेंट है, वो फुलफिल कर पा रहे होगे, देन ओनली यू विल गेट द सर्टिफिकेशन। तो यहाँ पे पार्टिसिपेटरी गारंटीज की सिस्टम रहता है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है वो आपका इम्प्लीमेंट करता है, और वो देखता है कि जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो आप फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं, राइट। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की क्वालिटी आप फुलफिल कर पा रहे हो या नहीं, ये मेक श्योर करता है। उसके अलावा नेशनल प्रोग्राम और ऑन ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, यहाँ पे जो एपेडा है वो आपका देख के चलता है इस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग, और आपको ऑर्गेनिक फार्मिंग सर्टिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड करेगा और ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट भी करके चलेगा। नेक्स्ट आता है, सीधा पूछ सकता है दिस, ये वर्ड लिख के दे देगा, ये इसका मतलब क्या है? जिम्बाब्वे गोल्ड नहीं लिख के देगा, एग्जाम में ZIG लिख के दे दिया, तो व्हाट इज़ दिस? तो दिस इज़ द न्यू करेंसी जो जिम्बाब्वे ने इंट्रोड्यूस करी है। इट इज़ द 6th करेंसी जो जिम्बाब्वे ने यूज़ करी है आफ्टर द कोलैप्स। जिम्बाब्वे में बहुत हाइपर इन्फ्लेशन आया, तो उसके बाद जिम्बाब्वे की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर गई थी। उसके बाद उसने बहुत सारे अलग अलग मेजर लिए अपनी इकोनॉमी को रिकवर करने के लिए, तो उसके बाद से वो अपनी करेंसी टाइम टू टाइम चेंज करता रहा है। सो दिस इज़ द 6th करेंसी, एक गोल्ड बैक करेंसी है, ये आपको ध्यान रखना है, सीधा याद रखना है। करेंसी ऑफ जिम्बाब्वे, न्यू करेंसी ऑफ जिम्बाब्वे अगर ऑप्शन में मिलता है कि ये है क्या, गोल्ड बैक करेंसी है, राइट। बैक मतलब गोल्ड रिजर्व इसको जो है वो बैक रखते हैं। बाकी डेटा फैक्ट फिगर बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ बताया गया है कि अप्रैल में इसने स्टार्ट किया, अप्रैल 2024 में। एक्सचेंज रेट डॉलर के कंपैरिजन में क्या है? 13.56 टू द US डॉलर। जिम्बाब्वे की सेंट्रल बैंक ने नई जिम्बाब्वे की करेंसी जो है वो इंट्रोड्यूस की है। फिर आता है गोल्ड रिजर्व। देखिए, गोल्ड रिजर्व की बात की जा रही है, रिजर्व मतलब गोल्ड की फॉर्म में सेविंग। अब जो आपका RBI मतलब सेंट्रल बैंक होता है, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक RBI है, तो किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है वो अपने पास कुछ ना कुछ पैसा रिजर्व करके रखता है। वो देखिए कुछ ना कुछ आपकी खुद की करेंसी रखेगा आपकी कंट्री की,
वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रखता है अपने पास, FER फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, प्लस वो गोल्ड भी पोजेस करता है, बिकॉज गोल्ड जो है इजीली एक्सेप्टेबल और ट्रेडेबल होता है, तो गोल्ड भी कंट्री के सेंट्रल बैंक गोल्ड का रिजर्व भी अपने पास रखते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड रिजर्व होना एक अच्छा इंडिकेटर होता है। तो सम टाइम वो अपने खुद के पास रखते हैं, सेल्फ के पास, कई बार वो अपना गोल्ड दूसरी जगह पे सिक्योर, मतलब दूसरे बैंक्स के पास भी रखते हैं, राइट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपना पैसा कुछ घर पे रख रखा है लेट से, और कुछ अपने बैंक्स में जमा करा रखा है, 2-3 बैंक में अकाउंट खोले हुए हैं लेट से, राइट। तो यहाँ पे भी ये चीज़ है कि जो बैंक्स होते हैं सेंट्रल बैंक, वो अपना गोल्ड जो है वो रिजर्व करते हैं। तो इंडिया जो है वो, इंडिया हैज़ मूव्ड 100 मैट्रिक टन्स ऑफ इट्स गोल्ड सिक्योर्ड इन UK टू डोमेस्टिक वैल्यूज़। अब देखते हैं गोल्ड रिजर्व है क्या। गोल्ड जो कि किसी भी कंट्री के सेंट्रल बैंक के पास में है, जो कई बार फाइनेंशियल प्रॉमिसेस के लिए एज अ बैकअप आप यूज़ कर सकते हो। यूज़ करना है अगर आपको कहीं पे आगे पे करना है, तो गोल्ड की फॉर्म में कोई भी कंट्री उस चीज़ को इजीली एक्सेप्ट कर लेगी, तो गोल्ड को हम स्टोर करके रखते हैं। नवंबर 2024 की बात करें तो इंडिया की टोटल गोल्ड होल्डिंग 876 मेट्रिक टन्स थी। कहाँ कहाँ आपने स्टोर कर रखा है? मेनली हमने बैंक ऑफ इंग्लैंड में अपना गोल्ड स्टोर करा हुआ है, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी मेजर्स जो है उसके लिए काफ़ी फेमस है ये। उसके अलावा हमारा जो कुछ गोल्ड रिजर्व है वो बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट यानी कि स्विट्ज़रलैंड में जो है वहाँ पे भी स्टोर है, प्लस फेडरल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क में भी हमारा जो गोल्ड है वो मतलब हमने वहाँ पे एज अ रिजर्व रखा हुआ है। कुछ बैंक्स के नाम बताए हैं, बट आई डोंट थिंक इस तरीके से कोई ऐसा क्वेश्चन बनेगा, बट आप ध्यान रखिए कि इन जगहों पे आपने अपना गोल्ड जो है वो जो है एज अ रिजर्व रखा हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड, अब हम आपको पता है बॉन्ड क्या होते हैं, राइट। बॉन्ड हो गया कि फॉर एग्जांपल जैसे आपको पैसा रेज करना है, तो आप या तो शेयर इशू कर सकते हो या फिर आप बॉन्ड इशू कर सकते हो कि हमने पब्लिक को बॉन्ड दिया, आइए आप हमारे बॉन्ड खरीदिए, हमें पैसा दीजिए, हम आपको इतने इतने टाइम बाद आपका बॉन्ड का पैसा वापस कर देंगे और इतने इंटरेस्ट पे आपको वो पैसा वापस करेंगे। सो दिस इज इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड की बात होती है, मतलब ये बॉन्ड्स होते हैं। तो अब ये इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड है क्या? इंडियन गवर्नमेंट बॉन्ड विल बिगिन इंक्लूडेड इन JP Morgan इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडिसेस इन जून 28, 2024। यहाँ पे इंडियन JP Morgan में इंडिया के जो बॉन्ड है वो इमर्ज होने लगे। अब JP Morgan जो है, ये जो JP Morgan, इसको आगे EMBI इस तरीके से लिखा अगर मिलेगा तो EMBI क्या होता है? इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स। JP Morgan EMBI यानी इमर्जिंग मार्केट बॉन्ड इंडेक्स जो है, ये ऐसे इंडेसेस हैं जो क्रिएट किए थे JP Morgan ने, ताकि वो ट्रैक कर सके परफॉर्मेंस ऑफ बॉन्ड, कि बॉन्ड जो है वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं इमर्जिंग मार्केट्स में। परफॉर्मेंस ऑफ बॉन्ड के लिए ये इन्होंने क्लब करे थे कुछ इंडेसेस को, राइट। इन्वेस्टर एंड मनी लेंडर दोनों यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इमर्जिंग मार्केट डेप्ट की सिचुएशन एंड पोजीशन जान सकते हैं। तो EMBI फैमिली में जैसे EMBI ग्लोबल इंडेसेस भी यहाँ पे जाते हैं, EMBI ग्लोबल इंडेसेस भी जाते हैं, जिसमें इंडिया के बॉन्ड जो है वो यहाँ पे डेट भी बताइए हमें, इंडिया के बॉन्ड जो हैं वो हमें यहाँ देखने को मिले। तो इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच द मैक्सिमम वेट ऑफ 10% इन GBI EM इमर्जिंग मार्केट ग्लोबल डाइवर्सिफाइड इंडेक्स। EM इज़ इमर्जिंग मार्केट, राइट। हायर वेटेज विल प्रॉम्प्ट ग्लोबल इन्वेस्ट, मतलब अगर वेटेज ज़्यादा होगी तो वेरी ऑब्वियसली ग्लोबल जो इन्वेस्टर हैं वो आपके यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, इंडियन डेप्ट में इन्वेस्ट करेंगे। और यहाँ पे ये अंडर द फुल्ली मतलब एक देखिए ये क्या है, फुल्ली एक्सेसिबल रूट वो होता है जब आप विदाउट रिस्ट्रिक्शंस किसी को एंट्री दे रहे हो, उनकी रीच इजीली है। विदाउट रिस्ट्रिक्शन मतलब कि जैसे कि आप रिस्ट्रिक्शन किस फॉर्म में लगाते हैं कि इतना अलाउड है इतना नहीं अलाउड है, तो फुल्ली एक्सेसिबल मतलब हो गया कि आप अनरिस्ट्रिक्टेड वे में वहाँ पे ये सारी चीज़ें ऑफर कर रहे हो इन्वेस्टर को। आप इससे इन्वेस्टर प्रमोट भी तो होगा ना कि नॉन जो रेजिडेंट है वो भी आके यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। वी आर नॉट पुटिंग एनी, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो कोई रिस्ट्रिक्शंस आप पे नहीं लगा रही है, राइट। तो मार्च 20 में RBI ने कंसल्ट करके गवर्नमेंट के साथ एक सेपरेट चैनल इंट्रोड्यूस करा, दैट इज़ फुल्ली एक्सेसिबल, जस्ट वेट, फुल्ली एक्सेसिबल रूट, मतलब जिसमें आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई जा रही है, ताकि नॉन रेजिडेंट भी आके यहाँ पे इन्वेस्ट जो है वो इंडिया के बॉन्ड्स में कर सके। टू बी एलिजिबल फॉर द मतलब इंडेक्स में जो इंक्लूजन है उस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के लिए इंस्ट्रूमेंट में जो वैल्यू है वो अबव 1 बिलियन होनी चाहिए या फिर इक्विवेलेंट और इससे ज़्यादा होनी चाहिए, और 2.5 ईयर्स जो है वो रिमेनिंग मैच्योरिटी में होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। देखिए कुछ नहीं यहाँ पे देखना है, यहाँ पे ये बोला है कि इसको मिनी रत्ना स्टेटस मिला है। इफ़ यू विल से मैं मिनी रत्ना, नवरत्ना, ये सब महारत्ना के अलग से बता दूंगी इनकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, मतलब इनकी क्या क्या एक तरीके से स्पेसिफिकेशन होती है, कब किसी को आप मिनी रत्ना में क्लासीफाई करते हो, कब नवरत्न, कब महारत्ना। यहाँ पे हम उतना डिटेल में नहीं जाने क्योंकि
अगेन वो स्टैटिक चीज़ है, वो बहुत बड़ा कंसेप्ट हो जाता है। तो मैं मान के चल रही हूँ स्टैटिक आपने पढ़ा है, बट यहाँ पे ये कंपनी है राइट जो 1974 में इस्टेब्लिश हुई थी, जो कमर्शलाइज करने की बात करती है टेक्नोलॉजी सेक्टर को, जिसमें स्पेसिफिकली ये सोलर फोटोवोल्टिक फील्ड में काम करती है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंडर जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। इसको महारत्ना स्टेटस मिला है। क्राइटेरिया क्या है महारत्ना स्टेटस का? 3 लगातार साल तक, पिछले 3 साल आपको प्रॉफिट हुआ, लेट से अभी 25 चल रहा है, 23, 24, 22 इस तरीके से ना, 21, 22, 22, 23, 24 के फाइनेंशियल ईयर में आपको प्रॉफिट रहा हो। प्री टैक्स प्रॉफिट जो होता है, जो टैक्स देने से पहले का जो प्रॉफिट होता है, आपने जो टैक्स दिया है उससे पहले का प्रॉफिट आपका कितना रहा हो? 30 करोड़ रहा हो। 3 सालों में से किसी भी एक साल में, 3 सालों में से किसी भी एक साल में आपका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 30 करोड़ से ज़्यादा रहा हो और आपकी नेटवर्थ पॉजिटिव रही हो, राइट। नेटवर्थ पॉजिटिव प्रॉफिट हो रहा है बैक टू बैक, तो नेटवर्थ पॉजिटिव वाला पॉइंट तो अपने आप ही फुलफिल हो जाता है। तो दीज आर द क्राइटेरिया, मिनी रत्ना 1 के ये क्राइटेरिया है, राइट। अब आ जाता है अराकू कॉफ़ी। अराकू कॉफ़ी की बात की जाती है तो अराकू कॉफ़ी ने, पीएम ने मन की बात अभी एक रेडियो प्रोग्राम में इस कॉफ़ी का जिक्र किया। अब आपसे पूछ सकते हैं ये अराकू कॉफ़ी कहाँ से बिलोंग करती है? तो सबसे पहले जो अराकू कॉफ़ी है ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती है। अभी रिसेंटली मन की बात के एक एपिसोड में पीएम ने जिक्र किया इस कॉफ़ी का, जिसमें उन्होंने बोला कि इसका जो है बहुत एक डिस्टिंक्टिव फ्लेवर है। तो अब ये कहानी तो नहीं पूछेगा ना पीएम ने मन की बात में बोला दिस एंड दैट, सीधा अराकू कॉफ़ी न्यूज़ में आ गई क्योंकि पीएम ने एड्रेस कर दिया इसको। तो अराकू कॉफ़ी कहाँ से बिलोंग करती है? आंध्र प्रदेश से। जीआई टैग मिला है, बिल्कुल मिला है, 2019 में इसको जीआई टैग मिला है। इसने अब का कैफे डी कोलंबिया कंपटीशन में बेस्ट रोबुस्टा मतलब ऐसी कॉफ़ी होती है जिसका थोड़ा कंपैरेटिवली ज़्यादा बिटर टेस्ट, ज़्यादा बिटर क्वालिटी के इसके जो होते हैं आपके बीन्स जो होते हैं वो कंपैरेटिवली इसके बिटर क्वालिटी के होते हैं, राइट। अब ये जो कॉफ़ी है ये है कहाँ की? अल्लूरी सीताराम राजू डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, राइट। यहाँ पे अराकू वैली है तो वहाँ पे इसीलिए इसका नाम भी क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया अराकू कॉफ़ी। डन। हाई क्वालिफाई रोबुस्टा कॉफ़ी बीन से ये बने होते हैं। वो क्यों? क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और बोल्ड फ्लेवर होता है, हाई कैफीन कंटेंट होता है इनका। क्या क्या पूछ सकता है? अराकू कॉफ़ी आंध्रा से बिलोंग करती है। बेस्ट रोबुस्टा का इसको कैफ़े कोलंबिया कंपटीशन में प्राइज़ भी मिला है। उसके अलावा यहाँ पे ईस्टर्न घाट से रिलेटेड है। उसके अलावा जीआई टैग 2019 में इसको मिला है। कुछ और कॉफ़ीज़ के नाम बताए हैं जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है, राइट। जीआई टैग अगेन एक अलग से इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आई होप आपने जीआई टैग को भी कवर कर लिया है। बायोस्फीयर रिजर्व्स, जीआई टैग, रामसर साइट्स एंड आपकी यूनेस्को की हेरिटेज साइट, दीज ऑल आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बेसिकली पता होना तो बहुत ज़रूरी है। इफ़ यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट एग्जाम देने जा रहे हो आप नेक्स्ट मंथ, तो ये टॉपिक तो मैं मान के चलती हूँ आप सबको बिल्कुल अच्छे से रटे हुए होंगे। नहीं रटे हैं तो इट्स हाई टाइम आप टाइम निकाल के इनको कंप्लीट कीजिए। नेशनल टेस्ट हाउस, अगेन इट इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट इतना ज़्यादा। सेंट्रल ने प्लान करा है कि हम जो है नेशनल टेस्ट हाउस को एक एपेक्स सर्टिफिकेशन बॉडी बनाएंगे इंडियन प्रोडक्ट के लिए, कि ये सर्टिफिकेट देगा इसका मतलब टेस्ट करेगा, उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड को टेस्ट करेगा। तो ये यहाँ पे आपका जो नेशनल टेस्ट हाउस है ये 1912 में इस्टेब्लिश किया गया था गवर्नमेंट, कहाँ पे? अलीपुर कैलकाटा में। एक साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या करती है? टेस्ट करती है, क्वालिटी इवैल्यूएट करती है, राइट। 109 ईयर से अराउंड ये करती आ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर ये जाती है। ये आपके डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को एडवाइस देने का काम करेगी विद रिगार्ड टू इंजीनियरिंग गुड्स। क्या? उनकी क्वालिटी टेस्ट करेगी, क्वालिटी में कुछ कमी होगी, स्टैंडर्ड से मैच नहीं करते होंगे तो विद रिगार्ड टू दैट एडवाइस देगी, सो दैट आपका जो प्रोडक्ट है वो बेटर परफॉर्म कर सके। फिर आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स है तो रैंकिंग की बात करेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब कितने लोग जैसे फाइनेंस सेक्टर का पार्ट है, जैसे बैंक में अकाउंट है, फाइनेंशियली चीज़ों में एक्टिव हैं, डील कर रहे हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए हमारी जो रिसेंट गवर्नमेंट है उसने बहुत सारे स्टेप भी लिए थे। प्रधानमंत्री जनधन योजना, अकाउंट्स ओपन करवाना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो शो ही नहीं होता था कि वो फाइनेंशियल सेक्टर का या फाइनेंशियल डायरेक्टली फाइनेंस एक जो सेक्टर है उसका पार्ट है। तो यहाँ पे ये इंडेक्स क्या बात करता है? आरबीआई ने बात करी है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है वो बढ़ा है 64.2% मार्च 2024 में हमें देखने को मिला है। हर पैरामीटर में हमें ग्रोथ देखने को मिली है। ये इंडेक्स कौन डेवलप करता है? आरबीआई 2021 में स्टैब्लिश किया था, जिसमें आप देखोगे बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल एंड पेंशन सेक्टर में कितने लोग इन्वॉल्व हैं। जो है एनुअली पब्लिश होता है जुलाई में। 2-3 फैक्ट है, सीधा रिकॉल करके चलो। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कौन पब्लिश करता है? आरबीआई। एनुअली आता है, कोई बेस ईयर नहीं है इसका। 0 से 100 तक का इसका पैरामीटर होता है, 0 to 100 इसका पैरामीटर होता है। 0 मतलब है कि फाइनेंशियल एक्सक्लूजन है, फाइनेंशियल सेक्टर में इंक्लूड ही नहीं है चीज़ें,
और 100 मतलब कि फुल फाइनेंशियल इंक्लूजन है। एवरीवन इज मतलब जो भी आपकी कंट्री में जितने भी लोग हैं, दे ऑल आर द पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर ऑफ योर कंट्री। मतलब कहीं ना कहीं सब लोग जो है फाइनेंस सेक्टर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे 3 चीज़ें देखी जाती है कि कितना एक्सेस है लोगों के पास, कितना यूज़ कर रहे हैं लोग और कितनी क्वालिटी है। तो एक्सेस इज 35% कैटेगरी एक्सेस को देते हो, यूज़ कितना कर रहे हो फिर उसको 45% एंड क्वालिटी जो है वो 20%। अराउंड 97 इंडिकेटर है। अगेन 97 ना हम पढ़ेंगे ना हम याद रखेंगे, लेकिन हम देखते हैं कि लोगों की रीच कितनी है, सर्विस कितनी अवेलेबल हो रही है, यूज़ कितना कर पा रहे हैं, सर्विस की क्वालिटी क्या है। ये सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे हम इस इंडेक्स को कैटेगराइज करते हैं। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिलीज बाय आरबीआई एनुअली जो है कोई बेस ईयर नहीं है, 0 to 100 पैरामीटर है। 0 मीन्स बिल्कुल फाइनेंशियल एक्सक्लूजन, कोई इंक्लूड ही नहीं है सेक्टर में। 100 मीन्स परफेक्ट इंक्लूजन। 3 मेजर कंपोनेंट्स है। पैरामीटर इंडिकेटर 97 है, इंडिकेटर नहीं याद रखेंगे। 3 कंपोनेंट है, एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी, AUQ। ठीक है, एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो अभी तक हमने यहाँ पे कवर कर ली हैं आपके काफ़ी सारे टॉपिक को। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया से स्टार्ट करेंगे, फिर फर्दर टॉपिक कवर करेंगे। न्यूज़ इन शॉर्ट के नाम पे इन्होंने बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें दी है, बट वी कैन नॉट इग्नोर, हम छोड़ नहीं सकते हैं। वी नेवर नो किस चीज़ से क्या क्वेश्चन आ जाए। अगेन करंट अफेयर के इतने ज़्यादा डायरेक्ट डेटा फैक्ट फिगर नहीं आते हैं, बट उसके पीछे का स्टैटिक, जैसे ये टर्म न्यूज़ में है तो ये किससे रिलेटेड है। जैसे ZIG मैंने बोला, अगर लिख के दे दे तो न्यू करेंसी ऑफ जिम्बाब्वे है, इतना ही पूछेगा, राइट। कई बार बिल्कुल ऐसे ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, तो वी नीड टू बी अवेयर अबाउट दैट। आई होप ये सीरीज हेल्प कर रही है। बिल्कुल कोशिश है पूरी जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट करने की, बट देखिए टॉपिक है, थोड़ा बहुत भी समझाएंगे तो टाइम लग जाता है। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम टाइम वेस्ट करूँ, ज़्यादा चीज़ें आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करूँ इधर उधर की बातें करके, सीधा टू द पॉइंट हम लोग टॉपिक पे बात करें। अब अगला टॉपिक जैसे कि आप देख रहे हैं, ये नेशनल सोलर एनर्जी फेडरेशन ऑफ इंडिया के लेके है। इसमें हम इतना सब, ये तो शॉर्ट टॉपिक है। एंजल टैक्स देखिए शॉर्ट टॉपिक है। इंडेक्सेशन शॉर्ट टॉप, मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं इंडेक्सेशन की हम मेन बात करेंगे। अब कंसर्न एसोसिएटेड विद इंडेक्सेशन दे रखा है, दिस इज द मेंस पर्सपेक्टिव टॉपिक ना, तो हम उसको उतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे बिकॉज वी डोंट हैव दैट मच टाइम। व्हाट इज इंडेक्सेशन, इस पे बात करके हम लोग आगे मूव कर जाएंगे, क्योंकि अगर इतना सब कुछ डिस्कस करेंगे तो फिर तो एक प्रॉपर क्लास स्टैटिक वाली आधा 1 घंटा एक टॉपिक पे लग जाता है। तो अभी वी विल टारगेट ओनली प्रीलिम स्पेसिफिक चीज़ों को हम टारगेट करके उसी के बेसिस पे हम लोग अपनी रिवीजन और प्रिपरेशन करेंगे। सो या दैट्स ऑल। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।